Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to finish the chapter from class 8 of SST, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So the topic that we are going to study in this lecture, in this video, are first one the soil, second factor of soil formation, third one degradation of soil, third one conservation measures, fifth one water, sixth problem of water availability, seven conservation of water resources, eighth one biosphere, and the ninth one is conservation of natural vegetation and wildlife. Soil is a mixture of organic matter, mineral, gases, liquid, organism that together support life, है ना. So and soil have few function. As a medium of plant growth, it help in the growth of plant, है ना. It as a means of water storage, supply and purification, है ना, and habitat, and it also provide the habitat for organisms. So that is soil. सो सॉइल एक ऐसा मिक्सचर है ना, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आता है, मिनरल आता है, गैसेस आती हैं, लिक्विड आता है, ठीक है. और ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला के हमारी जो अर्थ पर लाइफ है उसको सपोर्ट करता है ना. यानी कि सॉइल नहीं होगी तो हमारी अर्थ पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो सॉइल क्या है, एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल्स का, गैस का, लिक्विड का और ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है. इसके चार फंक्शन जैसे कि मैंने बताया आपको, ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. अगर प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अगर सॉइल नहीं होगा, भाई हम सॉइल को, हम प्लांट को कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में करते हैं, ठीक है. अच्छा, सॉइल का जो दूसरा वर्क है वो क्या है, वाटर को स्टोर करना, है ना, सप्लाई करना वाटर, है ना, वाटर की प्योरिफिकेशन करना वाटर को, है ना. और ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है सभी ऑर्गेनिजम्स को, है ना. सभी ऑर्गेनिज्म का घर है क्या, सॉइल, है ना. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता बिना सॉइल के. And also that you can see on the screen that the soil have different layers, है ना. For example, the first layer is of humus and vegetation, है ना. Subsoil ना, with a layer of sand, silt and clay, है ना. Then we have a layer of rock minerals, है ना. नेक्स्ट वन इज़ द पेरेंट रॉक, है ना. तो ये सारी क्या है, सॉइल की एक प्रकार से आप समझिए कि क्या है, लेयर है, ठीक है. और आपको ये बताता हूँ मैं, डू यू नो दैट कि इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. मतलब कि हज़ारों साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल को क्या होने में, ग्रो होने, मतलब बनने में, है ना. तो दैट इज़ अ सॉइल. So in total there are some factors of soil formation, है ना. Without these factors the soil cannot be formed, है ना. First one is the climate. Without the participation of climate it is not possible to form a soil, है ना. It takes hundreds of years to make a 1 centimeter of soil, है ना. तो time is also a very important factor. Parents rock, you need a rock, है ना. You need a relief factors, है ना. So you need a flora, fauna and microorganism to make the soil. So these are the factor and upon which the formation of a soil is depend. So degradation of soil का मतलब soil का पतन होना, है ना. So soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource, है ना. तो soil erosion और depletion ये दो main threats हैं सॉइल पर, है ना. क्योंकि एज अ रिसोर्स है सॉइल भी, हमारे पास संसाधन है ना, जो कि क्या होता जा रहा है, उसकी भी कमी होती जा रही है ना, पतन होता जाता है, गिरता जा रहा है, डिग्रेडेट होता जा रहा है. तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल की अनफर्टिलाइज होना, सॉइल, है ना. सॉइल की जब फर्टिलिटी ख़राब होती है तो सॉइल इरोजन होता है. व्हेन विंड रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, है ना. जब विंड या वाटर, है ना, कोई भी सॉइल का जब पहला जो लेयर होता है वो अपने साथ उड़ा ले जाता है तो सॉइल क्या हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है ना. तो इसकी वजह से ये कुछ कारण है सॉइल की डिग्रेडेशन के, ठीक है. अगला है बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल. तो डिग्रेडेशन जो ऑफ सॉइल है ना, वो किसकी वजह से होता है, सॉइल का पतन ह्यूमन की वजह से भी हो सकता है और कुछ नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं ना डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के.
Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizer और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, है ना। तो कुछ कारण हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन में हम जो पेड़ हैं वो हटाते हैं, है ना। हम रिमूव करते हैं ट्रीज़ को, या ट्रीज़ को ज़्यादा कट करने लगते हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन होता है ना। ओवरग्रेजिंग करना, है ना, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना, है ना, एसिड का यूज़ करना, ये सारी चीज़ों की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। सो हाउ कैन बी प्रिवेंट डेप्रिटेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को हम डेप्रिटेशन कैसे बचा सकते हैं, तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को, है ना, संरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मेथड है। पहला जो मेथड है उसका नाम है मल्चिंग, है ना। तो मल्चिंग में क्या है कि जो सॉइल की लेयर होती है उस पर कुछ मटेरियल अप्लाई किए जाते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल अप्लाई किए जाते हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो सॉइल की मॉइस्चर है वो उसी के अंदर रहता है ना। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। और ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉ हो सकता है कोई भी, ठीक है, सूखी घास की पत्तियाँ हो सकती हैं, तो इस प्रकार का ये एक लेयर अप्लाई किया जाता है अर्थ की लेयर के साथ, ठीक है। तो ये पहला था आपका मल्चिंग। दूसरा है कॉन्टूर बैरियर। स्टोन, ग्रास, soils are used to build a barrier along the contour. Trenches are made in front of द बैरियर टू कलेक्ट वाटर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली मैं मेथड बताऊँ, इसमें ना बीच बीच में पोर्शंस बना दिए जाते हैं, है ना, हिस्से अलग अलग बना दिए जाते हैं, और उन हिस्सों को बॉर्डर करा, मतलब बैरियर लगा दिया जाता है उसमें स्टोन, ग्रास और सॉइल का यूज़ करके, ठीक है। और जो ट्रेंचेस यानी कि जो हिस्से बनाए जाते हैं उनके अंदर क्या कलेक्ट हो जाता है, वाटर कलेक्ट होता है। तो फिर से वही होता है यहाँ पर, ये रिटेन करता है सॉइल को मॉइस्चर को, है ना, और इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब नहीं होती। सो नेक्स्ट मेथड टू कंजर्व द degradation of soil is the rock dam. तो soil are piled up to slow down the flow of water. This prevent the gullies एंड फर्दर सॉइल लॉस, है ना। तो रॉक डैम क्या होता है, इसमें क्या है कि कुछ पाइल्स बना दिए जाते हैं, पाइल्ड अप बना दिए जाते हैं ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, किसकी मदद से, रॉक की मदद से ऑफ कोर्स, है ना। तो इससे क्या है कि जो वाटर का फ्लो है ना वो कम हो जाता है। तो वाटर का जब फ्लो स्लो डाउन हो जाता है ना, उसकी वेलोसिटी जब वाटर की कम हो जाती है ना, तो सॉइल का जो है वो लॉस नहीं होता, मतलब सॉइल पानी अपने साथ सॉइल को बहा के नहीं लेके जा पाता है ना। तो इसकी वजह से जो कंजर्वेशन हो जाता है यहाँ पर किसका, सॉइल का। अगला है टेरेस फार्मिंग। इसके बारे में आप सबने सुना होगा। दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that the flat surface are available to grow crops, है ना। these are reduce surface run off and soil erosion, है ना। तो टेरेस फार्मिंग इसमें क्या है कि स्टीप स्लोप्स, मतलब जो ढलाने होती हैं ना, मतलब कि जो खड़ी ढलाने होती हैं, है ना, उस पर फ्लैट्स क्या कहते हैं सरफेस बनाई जाती हैं, है ना, ताकि उन फ्लैट सरफेस पे ग्रो की जा सके क्रॉप्स को, है ना। टेरेस जो फार्मिंग होती है वो हिली एरियाज़ में होती है, ठीक है, और इससे हम क्या कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। अगला है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन एन alternate row and are sown at different times to protect the soil from रेन वॉश। ऐसा है कि इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं, है ना, उनको ग्रो किया जाता है, कि मतलब एक ही टाइप की क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं करते हैं ना, और अलग अलग रोज़ में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसकी ख़राब ना हो। अगला टॉपिक है, अगला मतलब कंजर्वेशन का हमारा जो तरीका है उसको हम कहते हैं कॉन्टूर प्लगिंग। अभी हमने कॉन्टूर बैरियर पढ़े थे, अब हम पढ़ें कॉन्टूर प्लगिंग। दोनों में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि जो कॉन्टूर प्लगिंग है ये हिली स्लोप्स पे यूज़ होता है, ठीक है। इसका भी एक नेचुरल बैरियर बनाया जाता है ना, हिल स्लोप्स पे एक नेचुरल बैरियर बनाया जाता है सारी ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके, रॉक को यूज़ करके, है ना, ताकि जो वाटर का फ्लो है उसको रोका जा सके, है ना। और जो वाटर अगर जो फ्लो है वो अगर रुक जाता है तो वो अपने साथ सॉइल की फर्टिलिटी भी नहीं ले जाता। तो इस प्रकार से कंजर्वेशन होता है किसका, सॉइल का, है ना। तो ये सॉइल का कंजर्वेशन का एक अच्छा तरीका है। अगला नेक्स्ट जो मेथड है इसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स, है ना। इन अ कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil cover। देखिए सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने के लिए, सॉइल के इरोजन को बचाने के लिए जो बेस्ट मेथड है
वो एफॉरेस्टेशन ही है। ठीक है, एफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्री प्लांट करते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करते हैं तो वो ट्रीज़ क्या है, क्या कहते हैं, सॉइल को रोक के रखते हैं ना, और एक बैरियर का वर्क करते हैं, जिससे वाटर भी अपने साथ सॉइल की लेयर को नहीं ले जा पाता। यही शेल्टर बेल्ट में भी होता है। कोस्टल एरियाज़ या ड्राई रीजन्स में रो प्लांट की जाती है ट्रीज़ की। ठीक है, जिसकी वजह से विंड का जो मूवमेंट है वो विंड के मूवमेंट से प्रोटेक्ट करता है सॉइल को, ट्रीज़। ठीक है, तो ये फॉरेस्टेशन या शेल्टर बेल्ट हम कहेंगे एक अच्छा मेथड है कंजर्वेशन करने का सॉइल को। नाउ यू कैन सी ऑन योर screen the following method of conservation of soil, है ना। you can see on your screen like the terrace farming, है ना, contour barrier, contour plugging, rock dam and shelter belt. So these are all the methods which are used to conserve the soil and it reduce the degradation of the soil at the same time. Now the next topic of this chapter is about water, है ना। as we know that water is a essential element for all of us in the earth, है ना। without water we no human being can survive, no organism can survive on the earth, है ना। as our planet is also called the blue planet, है ना। our planet is called blue planet. why it is called blue planet? because of the water, है ना, because of the availability of the water, है ना। as you know that about the water, that is H2O, है ना। it consists of 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom also, है ना। so there some facts are there. Do you know that in 1975 the consumption of the water for human use was 3850 cubic kilometer per year? It soared to more than 6000 cubic kilometer पर ईयर इन 2000, है ना। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है 2000 तक आते आते ये आंकड़ा। सो लेट मी टेल यू वन मोर thing about water. A tap that you are using at home waste about 1200 liters of water in a year. So that is shocking, कितना वाटर हम लोग सब अपनी एक साल में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चल देखते हैं वाटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। So water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the earth's surface is covered with water, है ना। वाटर एक वाइटल यानी कि एक इम्पोर्टेंट, एक नेसेसरी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन है ये, है ना। 3/4 जो अर्थ की सरफेस है वो वाटर से कवर है ना। और यही कारण है कि अर्थ को एक वाटर प्लानट या ब्लू प्लानट भी हम कहते हैं, है ना। It was in the primitive ocean that lives began almost 3.5 billion year ago, है ना। तो primitive oceans मतलब शुरुआत में जब पृथ्वी जब अर्थ थी, है ना, तो अर्थ में ना जो ओशन था, है ना, तो ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर बैक, है ना, सिर्फ अर्थ पर ओशन ही था, है ना, प्रिमिटिव ओशन था, है ना। लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर नहीं थी तब। ठीक है, तो वाटर ही वाटर था, तो इसलिए वाटर प्लैनेट कहा जाता है अर्थ को, है ना। फ्रेश वाटर अमाउंट for only 2.7% out of the total water that we find in the on the earth, है ना। तो उसमें से सिर्फ 2.7% वाटर ही क्या कहते हैं फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी। सो आउट ऑफ द टोटल वाटर 70% ऑफ द वाटर occur in ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and mountain regions. तो इसका मतलब ये टोटल वाटर में से 70% जो वाटर है वो ग्लेशियर पे या आइस शीट के तौर पर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में आज भी है। ठीक है, फ्रेश वाटर अकाउंटेड फॉर ओनली 2.7% एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ठीक है, देखिए 2.7 वाटर 0.7% मैंने अभी बताया था कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 1% ऐसा फ्रेश वाटर है जिसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन पर्पज़ के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर, लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, है ना। ये भी ऐसा वाटर है जो भी 1% हमने बात की, जो एक वाटर है परसेंट जो वाटर है ये सरफेस वाटर है रिवर का, लेक्स का, है ना, और जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है ना, पानी से संबंधित, है ना। पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं है, स्कैरसिटी है वाटर की, है ना, पूरे मतलब वर्ल्ड के काफ़ी सारे रीजन्स में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, है ना, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, है ना, एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग द शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, है ना। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई अभी भी शॉर्टेज है ना। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन्स, है ना, मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉथ फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द वाटर स्कैरसिटी, है ना। तो कुछ क्लाइमेटिक जोन में ऐसी कंट्रीज़ हैं, है ना, जिसमें ड्रॉथ के हमेशा चांसेस रहते हैं, और वाटर स्कैरसिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उन पर्टिकुलर एरियाज़ की, है ना। सो water shortage may be the consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by the ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, है ना। तो इस प्रकार से जो वाटर की जो हम शॉर्टेज देखते हैं उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम करते हैं वाटर का, जो या फिर जो वाटर के जो बेस्ट सोर्सेज हैं हमारे पास, है ना, संसाधन है हमारे पास, उन संसाधनों को, उन सोर्सेज को हम कंटेमिनेटेड करते हैं, मतलब कंटेमिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड करते हैं। तो ये कारण है कुछ वाटर शॉर्टेजेस के। So the ultimate challenge in front of us is how we can conserve water resources. Water resources को हम कैसे संरक्षण करें? So first one is access to clean and adequate water sources is a major problem facing in the वर्ल्ड टुडे, है ना। तो क्लीन और एडिक्वेट, है ना, क्लीन मतलब साफ़ पानी और एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में वाटर के जो सोर्सेज हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, है ना। तो ये इनका पूरा एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज़ आर द मेजर कंटेमिनेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि जो अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज, है ना, तो जो इस प्रकार की जो सीवेजेस होते हैं, जो नाले होते हैं गंदे, है ना, इससे हम वाटर को बिना साफ़ किए, बिना अनट्रीट किए वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाटर को कंटेमिनेट करती हैं ना, वाटर को पॉल्यूटेड करती है ना। अगला है मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच द ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर, है ना। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है उसका ये है कि जो ये ज़्यादातर केमिकल्स हैं, है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं थ्रू दिस वाटर, है ना। और इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की जो डिसीज़ेज़ होती है, वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़, वो ह्यूमन बींग्स को होती हैं। Water pollution can be controlled by treating these effluent suitably before releasing them into water bodies, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, है ना, या सीवेज हैं, तो इस प्रकार से जब भी हम वाटर को रिलीज़ करते हैं, है ना, किसी केमिकल फैक्ट्री से या फिर सीवेज से, तो इनको रिलीज़ करने से पहले हमें प्रॉपरली ट्रीट कर देना चाहिए, है ना, साफ़ कर देना चाहिए, तभी उनको डिस्पोज करना चाहिए, है ना, वाटर बॉडीज़ में। अन्यथा ये है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो खुद पॉल्यूटेड हो जाती हैं और जो उनका यूज़ करता है वो भी पॉल्यूटेड होता है ना। उसके भी उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमन लाइफ पे भी, है ना, और मरीन लाइफ पे भी, है ना। वाटर इज़ यूज फॉर द इरीगेशनल फील्ड, जो वाटर है वो इरीगेशनल फील्ड के लिए भी यूज़ होता है, मतलब पानी जो है वो संचार से सिंचाई के लिए यूज़ होता है फील्ड में। द कैनल शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द वाटर स्वीपेज, ठीक है ना। तो हमें प्रॉपर कैनल्स बनाने चाहिए ताकि जो पानी है वो बिना लॉस के, बिना ख़राब हुए पानी हर जगह पहुंच सके इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। उससे वाटर वेस्ट ना हो, वाटर लॉस ना हो, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे वाटर हम कंजर्व कर सकते हैं। स्प्रिंकल इफेक्टिवली irrigate the area by checking water loss through the seepage and evaporation। तो स्प्रिंकल इरीगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे वाटर का लॉस नहीं होता, है ना, और प्रॉपरली जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहाँ पर, फील्ड में, है ना। और ये अच्छा भी है इरीगेशनल फील्ड के लिए और उससे वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है इन द ड्राई एरियाज विद द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और
ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल, है ना। तो सूखे एरिया में जिसमें पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ऐसे एरिया में हमें ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल क्या कहते हैं इरिगेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो इसमें पानी क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, है ना। तो वाटर की जो वेस्टेज है इन एरिया में नहीं होती, मतलब कि वेस्टेज नहीं होती है इन मेथड को जब हम यूज़ करते हैं तो। और इन एरियाज़ में पहली ड्राई एरियाज़ में पहली वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अगर हम ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशनल मेथड यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, है ना। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स फॉर कंजर्वेशन, है ना। तो ये वैल्यूएबल वाटर जो हमारा वाटर जो रिसोर्स है ये काफ़ी हमारे लिए वैल्यूएबल है ना। और उसको हम कंजर्व कर सकते हैं अगर ये तरीके कंजर्वेशन के हम यूज़ करते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम वाटर बचा सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। तो बायोस्फीयर क्या है, एक पार्ट है एटमॉस्फेयर का जो सपोर्ट करता है सभी एनिमल्स को और प्लांट्स को, है ना। तो मतलब सभी एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, हम बायोस्फीयर में। So natural vegetation and wildlife exist only in a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है ये इसीलिए एग्जिस्ट हो पाती है क्योंकि एक जोन है, नैरो जोन है किसके बीच में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को, है ना। तो इन तीनों का जो एक जोन है ना, एक नैरो जोन है जहाँ पर एनिमल और नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फेयर, है ना। इन अ बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड, है ना। बायोस्फेयर में जो सारे लिविंग बींग हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, और यही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हमें क्या किस नाम से जानते हैं, हम उसे इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना। तो जो बायोस्फेयर है उसमें सभी जो जीव हैं, जंतु हैं, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और इसी सिस्टम को, लाइफ के सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। सो here are some important point related to the ecosystem. वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं। दीज आर इनन्यूमरेबल यूज़ ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स का बहुत अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ना। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, है ना। दीज आर दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं, जो सारे वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं, हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, है ना। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, है ना, हेल्प्स इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द डिकम्पोजिशन इन आर इकोसिस्टम, है ना। तो जो इंसेक्ट हैं, बी, जिससे हमें हनी मिलता है ना, और प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है उनकी वजह से, है ना, और इनका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का, ठीक है। तो द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एज द डिकम्पोजर एज वेल, है ना। जो बर्ड हैं वो इंसेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं, है ना, और जो कि एक डिकम्पोजर का भी काम करते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। सो एनिमल बिग और स्मॉल, है ना, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो प्लांट्स चाहे, मतलब प्लांट्स या फिर एनिमल, तो एनिमल चाहे छोटे हों या बड़े हों, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोसिस्टम का, और इसी की वजह से इकोसिस्टम हमारा क्या रहता है, बैलेंस रहता है। हमारी जो प्रकृति है ना, उसका जो संतुलन है वो किसकी वजह से है, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल वेजिटेशन का, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दो टाइप से है। एक है एवरग्रीन, है ना, और दूसरा है डेसीशियस। तो जो एवरग्रीन है जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, ग्रीनरी बनी रहती है, और जो डेसीशियस होते हैं वो ऐसे पेड़ होते हैं जो झड़ने वाले होते हैं, मतलब जो ऐसा वेजिटेशन जो हमेशा जो सूखा भी हो सकता है, ठीक है। और एवरग्रीन हमेशा कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक of this chapter is conservation of natural vegetation and wildlife, है ना। changes of climate and human interference can cause the loss of the natural habitats for plants and animal, है ना। तो अगर क्लाइमेट या क्लाइमेट अगर चेंज हो या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से नेचुरल हैबिटेट
प्लांट्स का और एनिमल का दोनों ही क्या होता है, डिस्टर्ब होता है या फिर ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, मैनी स्पीशीज़ हैव बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, है ना, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, है ना, जो वनरेबल यानी जो एंडेंजर्ड हैं, बिल्कुल खतरे में है ना, और कुछ लुप्त होने की तागात पर हैं। एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना, है ना, बिल्कुल गायब हो जाना। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब ह्यूमन मेड है ना। कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, है ना, विच टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो ह्यूमन फैक्टर, है ना, ह्यूमन मेड फैक्टर या नेचुरल फैक्टर, ये दोनों ही कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से, है ना, इस प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्स हैं इनका एक्सटेंशन यानी लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है। एनिमल्स आर पोस्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हिट्स, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज द फेदर, है ना। तो एनिमल्स का शिकार किया जाता है ना, उनसे मिलने वाले वैल्यूबल चीज़ के लिए, उनके दांतों के लिए, उनके फर के लिए, उनकी स्किन के लिए, है ना। तो वो भी एक इसका कारण है ना, कि जिसकी वजह से ये प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। ठीक है ना, अगर इन स्पीसीज को अगर हम डिस्टर्ब ना करें तो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें बैलेंस बना रह सकता है ना। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग several birds and animal have either become extinct or are on the verge of extinction, है ना। तो ये जो किलिंग्स हम लोग करते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, इसकी वजह से काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं और जो एनिमल हैं वो कुछ लुप्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी लुप्ति के तागार पर हैं। ठीक है। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉ डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेडर्स एज वेल एज द किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। काफ़ी सारी कंट्री अलग अलग प्रकार के नियम निकाल चुकी हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि जानवर से संबंधित व्यापार, उनका मारना, है ना, और ये ना उनको किल करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इलीगल हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, है ना। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा इस लेक्चर के दौरान कि कंजर्वेशन करना प्लांट्स और एनिमल का, ये सभी ह्यूमन बीइंग की, सभी सिटीज़न की, सभी नागरिकों की, हमारे देश की एक एथिकल ड्यूटी है और ये हम सबको करना चाहिए।